नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक राज्य जहां मोदी जी, गणेश कुमार जी, स्टैलिन, सारे करीब करीब एग्जिट पोल सब फेल हो गए। थलापति विजय के पीछे कौन थे? किसके सहारे विजय ने अपनी नैया पार लगाई? और कल तक जिसे बिल्कुल नया खिलाड़ी मानते थे, अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तमिलनाडु का। इतने साल पर्दे के पीछे काम कर रहे थे या यूं ही किस्मत उनके लिए मुख्यमंत्री पद लेके आई? विजय ने कई चीजों को हिट किया, थोड़ी तमिलनाडु की राजनीति पे, क्योंकि कल बंगाल पे तो बहुत सारी बातें हो गई। सबसे पहले यदि ये देखा जाए कि तमिलनाडु में द्रविडियन राजनीति, पेरियर विचारधारा वाली, पिछले 60 साल से चल रही है। डीएम के सत्ता में आई 60 के दशक में, वो लगातार सत्ता में रही, कांग्रेस बाहर हो गई सत्ता से, क्योंकि डीएम के वहां पे पेरियार ईवी रामासामी को अपना भगवान मान के राजनीति की उन्होंने नींव रखी थी। जो किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, वो सबको समानता से लेके चलता है, खासकर पिछड़े जातियों का हीरो। और उसके चलते डीएमके फुल फ्लेज सत्ता में। डीएमके से अंदर ही विरोध पनपा और एआईएडीएमके का जन्म हुआ, एमजी रामचंद्र। फिर डीएमके करुणानिधि, एमजी रामचंद्र, एआईएडीएमके, इनके बीच में लगातार सत्ता की अल्टी पल्टी चलती रही, लेकिन सत्ता हमेशा पेरियार विचारधारा के पास ही रही। एमजीआर की मृत्यु हो गई, जयललिता ने टेक ओवर किया। जयललिता ने एआईएडीएमके को सत्ता में बनाए रखा। जयललिता की मृत्यु के बाद कोई ऐसा नेता ही नहीं था जो जननायक होकर उभरे या पेरियार की विचारधारा का ध्वजवाहक लोग उसको समझे। फिर बागडोर डीएमके के हाथ में आई। यहां करुणानिधि के बाद उनके पुत्र स्टैलिन ने कमान संभाली और बाखूबी से राज्य कर रहे थे। एआईएडीएमके शने शने धीरे धीरे गायब हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने यही चांस देखा और वो एआईएडीएमके के साथ पैचअप हो गई कि हम यदि आपके साथ आते हैं तो हम सत्ता समीकरण बना सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक एंटी पेरियर विचारधारा की मानी जाती है। तो जैसे बीजेपी का साथ लोगे, आपका एक मेजर बेस आपसे हट जाता है। तो एआईएडीएम के केंद्र में तो बीजेपी के साथ थी, लेकिन राज्य में उन्होंने क्लियर ऐलान कर दिया था कि हम बीजेपी का साथ केंद्र में दे रहे हैं, लेकिन राज्य में हम उनको सरकार में किसी हालत में हिस्सेदारी नहीं देंगे। ये कह के उन्होंने अपना बेस बचाने का एक दुर्बल प्रयास किया। डीएमके के सामने कोई राजनीति दल खड़ा ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस डीएमके के साथ, बीजेपी को जगह नहीं, एआईएडीएमके मरणासन्न स्थिति में पहुंच रही है। इस बात को एक एक्टर जो विजय जोसेफ विजय जिसका नाम है, सुपरस्टार, जयललिता की मृत्यु के बाद ही उसको यह पता था कि एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तब से वो तैयारी में लग गए। जैसा कि दक्षिण भारत में होता है, हर सुपरस्टार के फैन क्लब्स होते हैं गांव गांव में, और वो अपने एक्टर के प्रति इतने डेडिकेटेड होते हैं तो डॉक्टर के कहने पे कुछ भी कर गुजरने को तैयार। उसकी फिल्म आती है तो खूब खुद ही ग्रुप में जाते, बैंड के साथ बारात लेके थिएटर जाते, ऐसा पागलपन है वहां पे। तो विजय के फैन क्लब्स गांव गांव थे।
उसने धीरे से उन फैन क्लब्स पे मेहनत कर उसे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा देने का प्रयास किया कि वो सामाजिक कार्य भी वहां करने लगे। उसका नाम बदला और ऊपर से मदद देते रहे। विजन के पास पैसे की कमी नहीं थी, सुपरस्टार थे। ऐसा मार्केट में बोला जाता है कि वो एक एक फिल्म के 200 करोड़ रुपए लेते हैं। बीच में जब तमिलनाडु में ये वैक्यूम दिखने के बाद रजनीकांत ने प्रयास किया, लेकिन वो कभी पार्टी बनाई नहीं बनाई, वो ऑवर्शन हो गया। उस पार्टी का गर्भपात हो गया, वो अपने एक्टिंग में ही चले गए, वो दूर रहे राजनीति से। हालांकि उनकी नजदीकी बीजेपी के पास अच्छी खासी थी। दूसरे एक्टर कमल हसन, उन्होंने अपनी पार्टी शुरू की, लेकिन उनका पेरियार बेस नहीं था। वो खुद सवर्ण थे, इसलिए वो अपनी जगह बना ही नहीं पाए। इन दोनों का हर्ष विजय बिल्कुल स्टडी कर रहे थे। उनके पास प्लस पॉइंट था कि वो क्रिश्चियन थे। सवर्ण नहीं होने के कारण पेरियार के विचारधारा को मैं साथ हूं ये बोल सकते थे। फिर उन्होंने बीच में जब एक स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, तो उसमें 130 जगह पर अपने ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया। उसमें से 115 जीत के आ गए। वो उनका पहली स्टेप थी और पहला आत्मविश्वास था कि नहीं, यह हम कुछ कर सकते हैं और डंकी की चोट पे कर सकते हैं। फिर उन्होंने राजनीतिक दल की स्थापना की, टीवी के स्थापन होने के पास उसके पास रेडीमेड संगठन का ढांचा था। जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक जो संगठन था उनका, उसी को उन्होंने राजनीति में मर्ज कर दिया। तो गांव गांव उनके पास कैडर भी था, कार्यकर्ता भी थे, ऑफिसेज भी थे। पूरा ढांचा एट अ टाइम लॉन्च हुआ। और फिर वो रैलीज निकालने, एक रैली में बहुत भागादौड़ी हुई, लोग मरे, उनके ऊपर केसेस लगे, लेकिन उस रैली से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत उभर के दिखती थी। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है या दूसरे टाइम वोटर है, वो वोटर जेन जी में आता है, वो उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है या उनके साथ जाता है, क्योंकि वो हमेशा एक बेटर फ्यूचर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, नौकरियां दिलवाने की बात करते हैं। फ्रीबीज की बात करना तमिलनाडु में कोई बड़ी बात नहीं है। तमिलनाडु इतनी फ्री की चीजें कोई देता ही नहीं है, वो फैशन है वहां पे। लेकिन एक नया विजन, और लोग इसी डीएमके में से निकली एआईडीएमके, फिर डीएमके, एआईडीएमके, इसको पिछले 60 साल से झेल रहे थे। एक नई किरण कोई दिखा रहा है, और वो कोई अलग विचारधारा की नहीं। तो जो 5 फोटोग्राफ्स उनके पोस्टर्स पे हुआ करते थे, उन्हीं 5 फोटोग्राफ्स ने उन्हें मेजर शिफ्ट किया मतदाताओं का उनके फेवर में। पहला फोटो हुआ था पेरियार साहब का, पेरियार ईवी रामासामी, जाति विरोधी आत्मसम्मान का प्रतीक, द्रविडियन राजनीति के भीष्म पितामह। वो फोटो लेके, वो पेरियार की ही विचारधारा को मैं आगे लेके जा रहा हूं, ये बात करके उन्होंने एआईएडीएमके और डीएमके से अच्छा खासा मतदाता अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जो वहां उब गया था। दूसरा फोटो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान के जनक और समता के जनक। सबको समान अधिकार होना चाहिए, दलित, शोषित, सब एक ही सम्मान के साथ जीने चाहिए। और उन्होंने नारा दिया, पिरप्पुक्कम एल्ला उरिकुम। इसका मतलब है जन्म से सब समान है, बाबा साहब आम्बेडकर। इसका इम्पैक्ट बहुत चला गया। पिछड़े दलित जो पहले डीएम के साथ हुआ करते थे, उन्हें लगा कि नहीं, हम तो इतने सालों से उनके साथ हैं, हम तो वही हैं, एक कोई नया जननायक हमको मिला है। तीसरा फोटो था सरप्राइजिंग के कामराज का, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनके मुख्यमंत्रित्व का जो काल था, वो तमिलनाडु में गोल्डन पीरियड माना जाता है। उस गोल्डन पीरियड में जो शिक्षा का विस्तार हुआ,
तमिलनाडु में, अभूतपूर्व था। उन्हें शिक्षा का पितामह कहा जाता है, कल्वी थथाई माने शिक्षा का पितामह। उन्होंने के कामराज का फोटो देके बताया कि मैं शिक्षा के लिए कितना डेडिकेटेड रहूंगा और गुड गवर्नेंस ये मेरा मोटो रहेगा। तो एक एजुकेटेड फौज साथ में हो गई। फिर आधी आबादी, इसको भी एड्रेस करना था। तो चौथा फोटो लिया उनने, रानी वेलु नचियार। रानी वेलु नचियार ये तमिलनाडु की वो स्त्री शक्ति है जो जिसको हर तमिलियन महिला अपना गुरूर मानती है। झांसी की रानी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, उसके 75 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सशस्त्र लड़ाई करने वाली और उनको नतमस्तक करवाने वाली रानी वेलु नचियार थी। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बारूद खाना था उसको नष्ट करने के लिए मानव बम भेजने का पहला प्रयोग यदि कहीं किया होगा मानव बम का, तो उस रानी ने किया। ऐसे डेडिकेटेड लोग इसके साथ थे। तो हर महिला में तामिल वीरता, नारी शक्ति, तामिल अस्मिता, मिट्टी का गौरव, ये तमाम जो चीजें हम सोचते हैं वो एक नाम में सम्मिलित हो जाते हैं, वो है रानी वेलु नचियार। उसको जोड़ के उन्होंने उनके दिल में महिलाओं के लिए क्या है और हर तमिलियन महिला रानी जैसी सशक्त हो और फाइटर उसको मैं बनाना चाहता हूं, चाहे समाज की कुरीतियां हो या समाज के प्रश्न है उससे लड़ने के लिए। ये एक मैसेज देके महिलाओं का बहुत बड़ा चंक अपने साथ में ले लिया। उसी के साथ पांचवा फोटो जो था वो था अंजलि अम्मल। अंजलि अम्मल ये स्वतंत्रता स्वाधीन जो लड़ाई थी हमारी आजादी की लड़ाई, भारत छोड़ो से राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हुआ। बेहतरीन वक्ता जिसके बोलने से ब्रिटिश साम्राज्य थर्राता था, तो उनके भाषणों पे बंदी ला दी। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी को मिलने के लिए उस पर बंदी थी, तो वो बुर्का पहन के गई थी महात्मा गांधी को मिलने, और महात्मा गांधी ने उन्हें दक्षिण भारत की झांसी की रानी ये किताब दिया था। वो एक सामान्य घर की महिला थी, लेकिन आजादी के आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। अंजलि अम्मल को जोड़ के उन्होंने सामान्य घर में काम करने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, हाउस वाइफ्स है, इन सबको जोड़ने का प्रयास किया। ये 5 फोटो उनके पोस्टर्स के अहम फोटोग्राफ्स थे जितने जनता के दिल में जगह बनाई। खुद कहते थे कि मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन और मुस्लिम करीब करीब 12% वोट है। कहते हैं कि जो वोट का जो कैलकुलेशन हो रहा है, जो मैं पढ़ रहा था, कहते हैं कि 10% वोट जो है वो डीएमके का और 13-14% वोट एआईएडीएमके का शिफ्ट हो गया। फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड टाइम वोटर, जेन जी का एक चंक उनके पास आया। महिलाओं का बहुत बड़ा चंक आ गया और ये पूरे कॉकटेल ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसके आगे स्टैलिन की नैया डूब गई। इन्होंने पहले दिन से एक ही लाइन ली विजय ने कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधाराएं एकदम विपरीत दिशा में है, इसलिए उनके साथ कभी सोच भी नहीं सकते जाने का। हालांकि 4-5-8-10 सीटें कम पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार उनके टच में है। केसी वेणुगोपाल ने बोल ही दिया है कि हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन एक कांग्रेस के लिए है कि डीएमके और विजय इसके बीच में संतुलन कैसा करेंगे, तो समय बताएंगे। लेकिन आज जब सद्दूर चुनाव में टूल किट का उपयोग हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस के पास जगह, बीजेपी के पास जगह नहीं थी टूल किट यूज करने की, और जल्दी भी नहीं थी, तो विजय, कई लोग कहते कि विजयन को सामने लाकर बीजेपी ने स्टैलिन को खत्म कर दिया। लेकिन यदि स्टैलिन खतरा था तो क्या विजयन बड़ा खतरा हो सकता है क्या? स्टैलिन विरासत में लेके आए थे राजनीति, लेकिन एमजीआर के जैसे फर्स्ट जनरेशन राजनीतिज्ञ बन के यदि विजय सामने आते हैं और विजन के साथ आते हैं, तो क्या तमिलनाडु को दूसरा एमजीआर मिल गया?
और एमजीआर हमेशा दिल्ली को टाइट करके रखता था, ये ध्यान रखिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।